नमस्कार। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड EFM पेपर फर्स्ट बिजनेस बस्टिंग के 21वें वीडियो लेक्चर में हैं। आज हम इस बिजनेस बस्टिंग बुक में एक नए टॉपिक प्रशासन लागत बजट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बजट में चर्चा करेंगे, जो कि आपकी बुक व्यावसायिक बजटन MR अग्रवाल गरिमा पब्लिकेशन या RBD पब्लिकेशन किसी भी बुक से पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। आज हम इस बुक के 3.17 नंबर पेज पर है। पीछे से अपन ने मशीन उपयोग बजट प्लांट यूटिलाइजेशन बजट को देखा था। आज हम प्रशासन लागत बजट के बारे में बात करेंगे। प्रशासन लागत बजट संस्था की विभिन्न क्रियाओं के संगठन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रशासनिक कार्यों पर किए जाने वाले व्ययों का पूर्वानुमान है। तो जैसा कि इसमें आपको बताया गया है कि प्रशासन लागत बजट संस्था की विभिन्न क्रियाओं के संगठन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रशासनिक कार्यों पर किए जाने वाले व्ययों का पूर्वानुमान है। यानी कि संस्था में विभिन्न प्रकार के काम होते हैं, जैसे किसी माल का निर्माण करना है, या किसी माल को क्रय करना है, या फिर किसी तरह की कोई और जैसे विक्रय करना है। तो उत्पादन से लेकर के विक्रय तक की विभिन्न क्रियाओं का पर होने वाले प्रशासनिक व्ययों और उनके कंट्रोल पर होने वाले व्ययों का अनुमान लगाने के लिए प्रशासनिक लागत बजट बनाया जाता है। अगर सिंपल वे में बात करें तो यह बजट जो है वह ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से भी आप पुकार सकते हैं, जान सकते हैं, जिसमें ऑफिशियल खर्चा कितना किसके ऊपर बैठता है। जैसे क्लर्क लगाया जाता है तो वो क्लर्क कौन कौन से विभाग को देख रहा है, उसका खर्चा कौन कौन से विभाग पर पड़ रहा है, जिसको आपने डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में भी देखा था कि भी जो क्लर्क है उसकी सैलरी दी जा रही है तो फैक्ट्री में कितना हिस्सा है उसका, सेल्स में कितना हिस्सा है उसका। तो इस तरह से उसमें जो प्रशासनिक हिस्सा है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, उसके लिए बजट का पूर्वानुमान लगाया जाता है। उसे प्रशासनिक बजट के नाम से पुकारा जाता है। इस बजट का निर्माण मुख्य लेखापाल द्वारा किया जाता है, जिस पर प्रबंध संचालक की स्वीकृति आवश्यक होती है। प्रशासन तत्वों के लिए अनुमान गत वर्षों के अनुभव तथा बजट अवधि से संभावित परिवर्तनों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। यद्यपि प्रशासनिक व्यय सभी स्थिर होते हैं, किंतु फिर भी इन्हें स्थिर एवं परिवर्तनशील व्ययों में विभक्त किया जा सकता है। प्रत्येक प्रशासनिक विभाग के बजट अलग अलग तैयार किए जाते हैं, जिससे उत्तरदायित्व निर्धारण एवं नियंत्रण में सुविधा रहती है। एक प्रशासन लागत बजट का प्रारूप निम्न प्रकार से तैयार किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बजट एक टेंटेटिव कॉस्ट बजट का आपको फॉर्मेट दिया हुआ है। इस फॉर्मेट में आपको बताया गया है कि प्रशासनिक बजट की अवधि क्या है। पीरियड आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, पीरियड है, और एक्सपेंडिचर का एक कॉलम है जिसमें वेरियस एक्सपेंडिचर लिखे हुए हैं, और टोटल का ही कॉलम है। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, जैसे अकाउंट्स है, कॉस्टिंग है, और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जिसका कोई डिपार्टमेंट नहीं है लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आता है, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका। तो ऐसे व्ययों को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में रखा हुआ है। और इसको एक तरह से बताया गया है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट, इसकी जगह आप कोई और भी नाम
जैसा आपको दिया हुआ हो तो वह भी लिखा जा सकता है। एक्सपेंडिचर का जो नेचर है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, सैलरीज, सप्लाईज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फी, बैंक चार्जेस एंड टोटल। तो आप देख रहे हैं कि जनरली वही खर्चे हैं जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आपने देखा था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो खर्चे हैं, जैसे किराया है, कर है, या वेतन है, या कोई तरह की आपूर्तियां हैं, पोस्टेज और टेलीग्राम, पोस्टल जो खर्चा होता है, डाक का व्यय होता है, टेलीफोन का खर्चा होता है, मोबाइल का खर्चा होता है, ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर होता है आने जाने के लिए, और ऑडिट फी, बैंक चार्जेस, इस तरह के बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। जैसे लाइट पानी का खर्चा होता है या कोई और तरह का खर्चा होता है। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बजट में जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उनको दिखाने के लिए बजट बनाया जाता है, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बजट के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से आज एक और नए बजट के बारे में बात करेंगे, विक्रय एवं वितरण लागत बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, विक्रय एवं वितरण लागत बजट, यानी कि ये बजट जो है विक्रय एवं वितरण लागत बजट, विक्रय के अनुसार संस्था के उत्पादों के लिए बजट अवधि में किए जाने वाले विक्रय, वितरण तथा विज्ञापन व्ययों का पूर्वानुमान है। इसका निर्माण भी विक्रय विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह विक्रय बजट पर आधारित होता है। इस बजट में संपूर्ण व्ययों को प्रत्यक्ष विक्रय व्यय, विक्रय कार्यालय व्यय, वितरण व्यय, विज्ञापन व्ययों में विभाजित किया जाता है। आजकल विज्ञापन अधिक महत्वशील हो गया है और विक्रय लागत का एक बहुत बड़ा भाग होता है। अतः कुछ कंपनियां जैसे हिंदुस्तान लीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, नेस्ले है आदि विज्ञापन का अलग अलग बजट बनाती है, यानी कि विज्ञापन बजट को सेलिंग बजट से भी अलग रखा जाता है, क्योंकि वृहत स्तर पर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है और उसको मैनेज करने के लिए, उसको शो करने के लिए, उसको बतलाने के लिए उसका बजट अलग ही रखा जाता है। विक्रय एवं वितरण बजट निर्माण के लिए सर्वप्रथम व्ययों का कार्यों एवं उपकरणों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। इसके पश्चात विज्ञापन, विक्रय संवर्धन यानी विक्रेताओं को वेतन, कमीशन, नमूने एवं उपहार आदि व्ययों का विश्लेषण करके विक्रय योजना के संदर्भ में इनकी पृथक पृथक लागत का अनुमान लगाया जाता है। चूंकि विक्रय के संबंध में 100% शुद्ध अनुमान लगाना कठिन कार्य है, इसलिए इस बजट को स्थायी न बनाकर लोचदार बजट के रूप में तैयार किया जाता है। विभिन्न विक्रय एवं वितरण व्ययों का पूर्वानुमान निम्न बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो स्पष्ट है कि विक्रय एवं वितरण लागत बजट सबसे पहले विक्रय एवं वितरण विभाग द्वारा ही बनाया जाता है। इसके कुछ हिस्से हैं, जैसे प्रत्यक्ष विक्रय व्यय है, विक्रय कार्यालय व्यय है, वितरण व्यय है और विज्ञापन व्यय है। इस तरह के 4 भागों में इसको विभक्त किया हुआ है। और कई सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो विज्ञापन के व्ययों को अलग से बजट के रूप में प्रकट करती है और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के विज्ञापन के खर्चे, विक्रय संवर्धन के खर्चे और ट्रेवलिंग, जो अपने सेल्स मैन होते हैं उनकी ट्रेवलिंग के पर जो खर्चा होता है, उनके अलाउंसेस होते हैं, उनके कमीशंस होते हैं, उनके सैंपल, गिफ्ट आदि के लिए भी जो है इसके अंदर प्रावधान रहता है और उसका भी अलग अलग अनुमान लगाया जाता है। चूँकि विक्रय जो है उसका प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है कि इस अमुक महीने में इतना विक्रय हो जाएगा, एक अनुमान ही होता है। उसमें आपको जो है जैसे 40% विक्रय वृद्धि होने की संभावना है, तो आप एग्जैक्टली 40% ना बढ़ा करके 30 से 50 की रेंज रखते हैं कि 30% अगर होता है तो खर्चा इतना होगा, 40% होता है तो इतना होगा, 50% होता है तो इतना होगा, क्योंकि विक्रय संवर्धन या विक्रय लागतों का एग्जैक्ट पूर्वानुमान संभव नहीं है
और इसलिए इसको जो है आप फ्लेक्सिबल बजट के रूप में, लोचदार बजट के रूप में बनाते हैं, ना कि स्थिर लागत बजट के रूप में बनाते हैं, क्योंकि यह खर्चे बदलते रहते हैं। अब जो विक्रय एवं वितरण लागत बजट है उसके 4 भाग, जैसा कि मैंने बताया था, प्रत्यक्ष विक्रय व्यय, डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस। ये व्यय विक्रय मात्रा के साथ परिवर्तित होते हैं, जैसे कमीशन एवं विक्रयकर्ताओं के व्यय, डूबत ऋण, बट्टा आदि। इन व्ययों के संबंध में बजट बनाते समय अग्रलिखित बातों पर विचार किया जाता है। भौगोलिक क्षेत्रों के विस्तार या संकुचन का प्रभाव, यात्री प्रतिनिधियों की संख्या एवं यात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव, यात्री प्रतिनिधियों का, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जिसको कहते हैं यात्री प्रतिनिधियों को पारिश्रमिक भुगतान किस प्रकार किया जाएगा, क्या स्थायी वेतन दिया जाएगा अथवा बिक्री पर कुछ कमीशन भी दिया जाएगा, विक्रय किसी विशेष वस्तु की विक्रय वृद्धि आदि, प्रेरणा स्वरूप पारिश्रमिक गणना के आधार में परिवर्तन, विक्रय मात्रा या मूल्य में संभावित परिवर्तनों का विक्रय पर प्रभाव, मौसमी परिवर्तनों का विक्रय पर प्रभाव आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखकर प्रत्यक्ष विक्रय व्यय बजट का निर्माण किया जाता है। दूसरा है विक्रय कार्यालय व्यय। इसके अंतर्गत विक्रय कार्यालय का किराया, कर, प्रकाश, डाक व स्टेशनरी, कर्मचारियों का वेतन आदि के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जाता है। इस प्रकार के व्यय विक्रय मात्रा में परिवर्तन होने पर उसी अनुपात में परिवर्तित नहीं होते हैं जिस सीमा तक प्रत्यक्ष विक्रय व्यय एवं वितरण व्यय परिवर्तित होते हैं। अर्थात विक्रय कार्यालय व्यय जो है वो स्थिर प्रकृति के होते हैं, जैसे कार्यालय का किराया है या वहाँ पे जो काम करने वाले कर्मचारी है उनका वेतन है, कर है, प्रकाश लाइटिंग की व्यवस्था है, टेलीफोन का खर्चा है, डाक व स्टेशनरी है। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो स्थायी प्रकृति के होते हैं। उनको प्रत्यक्ष विक्रय व्ययों की भांति आपको वेरिएबल न मानकर जो है स्थिर खर्चे माने जाते हैं। तो स्पष्ट है कि विक्रय के जो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं वह बिक्री के साथ घटते बढ़ते हैं और उनका प्रभाव अलग अलग विक्रय क्षेत्रों पर अलग अलग पड़ता है। जैसे मान लीजिए विक्रय क्षेत्र बढ़ गए तो ये खर्चे बढ़ जाएंगे, विक्रय क्षेत्र कम हो गए तो ये खर्चे कम हो जाएंगे। कर्मचारियों की यात्राएं जो है, यात्री जो प्रतिनिधि है यानी कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, इनकी यात्राएं अगर बढ़ जाती हैं तो ये खर्चे बढ़ जाएंगे। कमीशंस, अगर विक्रय बढ़ता है तो कमीशन भी बढ़ता है इनका, विक्रय नहीं बढ़ता है तो इनका कमीशन भी नहीं बढ़ता है। केवल जो सेल्स प्रमोशन पर जो खर्चा होता है या जो यात्रा पर खर्चा होता है वह केवल बढ़ता घटता है, इसके अलावा अन्य जो है वो प्रभाव नहीं पड़ते। तो प्रत्यक्ष विक्रय व्यय जो है वो आपका परिवर्तनशील होता है, इसलिए इसके लिए फ्लेक्सिबल बजट ही बनाना उपयुक्त होता है। और विक्रय कार्यालय व्यय जो है वो आपका स्थिर प्रकृति का होता है, अतः इसके लिए जो है आपको स्थायी बजट का निर्माण करना पड़ता है। फिर है वितरण व्यय। विभिन्न माल को भंडार में रखने के संबंध में किए गए व्यय वितरण व्यय होते हैं। इन व्ययों में गोदाम, कर्मचारियों का वेतन, गोदाम का किराया, बिजली, लॉरी व्यय, बीमा, निर्यात शुल्क आदि सम्मिलित है। ऐसे व्ययों का पूर्वानुमान लगाते समय निम्न बातों पर विचार किया जाता है। भंडार गृहों के संबंध में किराया, कर, मजदूरी, बीमा आदि पर किया गया व्यय। वस्तुओं को रखने व बेचने के दौरान आवश्यकता पड़ने पर ढुलाई व्यय। विक्रय के भौगोलिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए किया जाने वाला यातायात व्यय। यातायात व्यय को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक और यातायात का प्रकार व स्वामित्व। जिस प्रकार से ये जो खर्चे होते हैं जनरली वितरण से संबंधित होते हैं, अर्थात माल आपका बन करके आ चुका है और वो स्टोर रूम में पड़ा है, भंडार गृह में पड़ा है, और उसको किस प्रकार से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस प्रकार से इसका स्टोरेज करना है, किस प्रकार से उसका प्रोटेक्शन करना है, किस प्रकार से उसको जो है सिस्टमेटिकली उसका लेजर अकाउंट बनाना है,
उन सब बातों पर प्रकाश डाला जाता है और उन पर कितना खर्चा आएगा उसका अनुमान किया जाता है। जनरली ऐसे खर्चे जो होते हैं वो स्थिर प्रकृति के भी होते हैं और परिवर्तनशील भी होते हैं, तो उन दोनों को ध्यान में रखकर वितरण व्यय बजट का निर्माण किया जाता है। और लास्ट है विज्ञापन व्यय बजट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामान्यतः पुराने समय में विज्ञापन पर इतना खर्चा नहीं होता था, तो इसी में इंक्लूड करके बजट बनाते थे, लेकिन अब क्या है, विज्ञापन पर बहुत अधिक खर्चा होने लग गया है, इसलिए विज्ञापन व्यय का बजट जो है वो अलग से ही निर्मित किया जाता है, जिसमें विक्रय बजट, चालू अवधि के लिए विक्रय वितरण बजट, जहाँ तक संभव हो चालू अवधि के लिए वास्तविक विक्रय और वितरण का लागत बजट जो है वो उसकी हेल्प ली जाती है और उसके आधार पर बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से प्रत्यक्ष विक्रय बजट या व्यय, विक्रय एवं कार्यालय व्यय, वितरण व्यय और विज्ञापन व्यय आदि का बजट निर्माण किया जाता है। और इसका एक प्रारूप आपके सामने दिया हुआ है डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस का, सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस का, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का, और डिपार्टमेंट जो है आपका बजट जो है डिवीजन वाइज प्रीवियस बजट और करंट बजट है। साइड में पीरियड्स दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से इस बजट का निर्माण भी सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है और सिस्टमेटिक वे से इसको समझाने का प्रयास किया जाता है, ताकि विक्रय एवं वितरण पर होने वाले व्ययों का आराम से और अच्छे से अनुमान लगाया जाता है। तो इसमें डिवीज़न वाइज, डिवीज़न फर्स्ट, डिवीज़न सेकंड, डिवीज़न थर्ड और टोटल पीरियड भी आपका जो प्रीवियस ईयर है उसकी बजट की हेल्प ली जाती है, लेकिन इस बजट में चेंजेस करके आपको जो है शामिल किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसको विद एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।